अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में आप सबको खुश आमदीद। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो अपनी तर्ज की एक अनोखी कहानी है, लेकिन साथ साथ इंतहाई खौफनाक भी। लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे एक दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया कीजिए। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी भी होती है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बेचैनी की वजह से मेरी आंख खुल गई। मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। प्यास भी नहीं लग रही थी और आंख भी खुल गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, फिर आंख क्यों खुल गई। और हाँ, कमरे में हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर नुक्कड़ से कोई न कोई सांप फुनकार रहा है। अजीब सा एक खौफ पैदा हो गया था, जैसे कमरे में बहुत सारे सांप हों। हालांकि जीरो का बल्ब तो जल रहा था, जिसके बाद इस कमरे में इतनी रोशनी थी कि मैं अच्छी तरह से देख सकता था। सबसे पहले मैंने अपने बिस्तर के इर्द गिर्द देखा, फिर मैंने सामने सोफे पर देखा, लेकिन सांप तो कहीं भी नहीं थे। लेकिन फिर भी आवाज मुसलसल आ रही थी। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। कमाल है, कमरे में एक भी सांप नहीं है, लेकिन आवाजें मुसलसल आ रही थी। जमीन से मैंने कान लगा दिए कि ये आवाजें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं। जमीन के अंदर से सांपों के फुनकारने की आवाजें आ रही थी। दिन में मुझे ये आवाजें सुनाई नहीं देती, लेकिन इस वक्त रात के सन्नाटे में ये साफ सुनाई दे रही थी। बेख्तियार मैंने जमीन को हाथ से थपथपाया। ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि अंदर से जमीन खोखली हो। खाला होने की सूरत में ये मुमकिन था कि कमरे के नीचे तहखाना हो और वो तहखाना सांपों की आमाजगाह बन गया हो। मैं जिस मकान में था, ये मकान गुज़िश्ता दिनों मैंने खरीदा था। मैं इस इलाके में नया था। मैं पुलिस से रिटायर्ड हुआ था। अपनी जमा पूंजी से मैंने ये मकान खरीद लिया। इस इलाके के लोगों को जब पता चला कि मैं मकान खरीदना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने मुझे ये मकान खरीदने से मना किया था। इस मकान में ऐसी क्या बात है जो मैं इसे ना खरीदूं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि इस मकान में खतरनाक किस्म का आसेब है जो किसी को भी इस घर में रहने नहीं देता। एक आदमी जिसका नाम खावर था वो बोला, आसेब को क्या तकलीफ है जो इंसानों को रहने नहीं देगा? दूसरा आदमी बोला, अरे साहब, आपको फिर भी कह रहे हैं कि ये मकान मत खरीदें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। उनका कहना यह था कि इसके मकान मालिक और उसकी बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था यहाँ वाले आसेब ने, और ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ भी यही वाक़या पेश आ जाए, इसीलिए आपको पहले ही बता रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि ये बात तुम लोगों को कैसे मालूम हुई कि ये मकान आसेब ज़दा है और उनका कत्ल भी आसेब नहीं किया? हो सकता है कोई चोर डाकू हो, चोरी करने आया हो और मियाँ बीवी को मारकर चला गया हो। उनका कहना यह था कि नहीं, इस मकान में जो भी रहने आता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते ठहरता है और उसके बाद भाग जाता है। इस मकान में आसेब है, ये हम सबको पता है और हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, भाई, मेरे ना तो बीवी बच्चे हैं, ना कोई और रिश्तेदार, मैं तो अकेला आदमी हूँ। इस लिहाज से तुम लोग सब बताओ कि हसीब मेरे साथ क्या ही कर लेगा, क्योंकि मैंने तो शादी ही नहीं की। मोहल्ले वाले बड़े हैरान हुए। अच्छा, तो ये बात है, एक शख्स ने कहा। मेरा ख्याल है आसेब मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं अकेला हूँ। मेरी बात पर वो सब सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, ये भी मुमकिन है कि तुम्हें अकेला देखकर आसेब तुम्हारा गला घोट दे। मैंने कहा, देखी जाएगी, मैं ऐसी चीज़ों से नहीं डरता। मैंने कहा और वो लोग हंसने लगे। अब मैं अकेला ही यहाँ पर रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात में सांपों के फनकारने की आवाज़ें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ये मकान वाकई आसेब ज़दा है। जिसके पास ये मकान था उसने मकान के सौदे के वक्त साफ साफ कह दिया था कि वो मुझसे ली गई रकम किसी सूरत वापस नहीं करेगा। मैंने भी इस बात को यकीन दिलाया कि मैं यह मकान वापस नहीं करूँगा। मैंने लाइट जलाई और मकान के दीगर कमरों को अच्छी तरह से चेक किया। किसी भी कमरे में मुझे ऐसा सुराख नहीं मिला जिससे पता चले कि मकान के नीचे तहखाना है। मेरा इरादा यह था कि इस मकान की बैठक में खुद रहूंगा और बाकी हिस्सा किराए पर दे दूंगा। इस तरह किराए की कीमत में जो रकम आएगी वो मेरे गुजारे के लिए काफ़ी होगी। इस मकान के आसेबज़दा होने की सूरत में यहाँ तो कोई भी किराएदार नहीं आएगा। मेरा खुद से ज़्यादा एतमाद मेरी जमा पूंजी को ले डूबा था।
पेंशन से जो रकम मिलती थी उससे गुजारा करना मुश्किल था। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह होने पर मैंने दीवारों और कमरों की जमीन को थपथपाया कि हो सकता है मकान के किसी कमरे में तय खाना हो और उसके अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। बहुत कोशिश के बावजूद मैं मकान में तय खाना या उसमें जाने का रास्ता तलाश करने में नाकाम रहा। इलाके के लोगों के सामने मैं खुद को बहुत बहादुर जाहिर कर रहा था। अब उनसे कैसे कहता कि मैं रात को आसेब से खौफजदा हो गया हूँ और ये मकान फरोख्त करके जान छुड़ाना चाहता हूँ। मेरी जमा पूंजी मालिक के मकान से वापस दिला दो या मकान फरोख्त करवा दो, मैं किसी और इलाके में चला जाऊँगा, लेकिन इस आसेबज़दा मकान में किसी सूरत नहीं रहूँगा। खैर दोपहर में खाना खाकर मुझे नींद आ गई। रात की नींद थी इसीलिए दिन में सो गया। मुझे दिन में सोने की आदत नहीं थी, अलबत्ता कुछ देर आराम करने को लेट जाता था, मगर सोता कभी नहीं हूँ। दिन में सोने का ये नुकसान है कि बाकी बच जाने वाला आधा दिन पूरा हो जाता है। आँख खुलने पर मैंने देखा रात हो चुकी थी। मैं भरपूर नींद लेकर बेदार हुआ था। रात का खाना खाया और टीवी चला दिया। टीवी पर मेरी पसंद के प्रोग्राम नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं बोर हो गया। मैं इस इलाके में नौवारिद था, इसीलिए इलाके में अभी किसी से दोस्ती भी नहीं हुई थी, वरना उनको बुलाकर रात वाले मामले पर बातचीत ही कर लेता कि सुनूं उनका कीमती मशवरा मेरे लिए क्या है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने खावर खड़ा था। वो मुझे देखकर बोला। मैंने सोचा कि साहब घर में अकेले बोर हो रहे होंगे, इसीलिए कुछ देर को बोरियत दूर करने चला आया। अच्छा किया तुमने, मैं वाकई इस वक्त बहुत बोर हो रहा था, मैंने कहा। वो मकान के अंदर आ गया। रात कैसी गुजरी, उसने पूछा। कुछ सोकर गुजरी और कुछ जाग कर, मैंने कहा। नई जगह है, जल्दी नींद नहीं आती ना। ये बात नहीं है, खावर ने कहा। असल में तुम्हें पुलिस में रहकर जागने की आदत पड़ गई है। खैर मैंने उसको बताया कि मुझे यहाँ पर सांपों की आवाज़ें आती हैं, जैसे बहुत सारे सांप इकट्ठे फुनकार रहे हों, लेकिन वो नज़र नहीं आते। शायद मुझे वहम हुआ है। मेरी नींद से जागने पर सांपों की फुनकार सुनाई दे रही थी। मैंने उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे वहम नहीं हुआ। वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए मैंने रात उसे अपने मकान पर गुजारने को तैयार कर लिया। मैं दिन भर सोता रहा था, इसीलिए रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदल रहा था। खावर बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसके कमरे में खर्राटों की आवाज़ गूंज रही थी। आधी रात गुजरने पर मुझे महसूस हुआ कमरे में फिर सांप फिनकार रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि खावर को जगा दूं ताकि वो अपने कानों से खुद सांपों के फिनकारने की आवाज़ सुन सके। अचानक खुद ही खावर उठकर बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, ये सांपों के फिनकारने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? अरे यही तो तुम्हें बता रहा था, मुझे तो खुद नहीं पता। चलो देखते हैं, खावर ने कहा। मुझे खावर की इस बहादुरी पर बड़ी हैरत हुई। वो मुझे आसेब से डरा रहा था और अब खुद सांपों की तलाश करना चाहता था। देखो खावर, तुम डर मत जाना, मैंने डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपने साथ साथ पाएंगे आप जहाँ भी जाएंगे, खावर ने कहा। हम दोनों ने मकान में सांपों की तलाश शुरू कर दी। किसी भी कमरे में हमें सांपों के बारे में कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। खैर अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। दीवार में एक बड़ा सा सुराख था जिसमें स्याह नाक की दुम नजर आई। दुम नजर आने का मतलब था कि दीवार में इस नाक का बिल है। इस वक्त एक आला नजर आ, लेकिन जिस तरह इस मकान में सांपों की फिनकारें सुनाई देती थी, उससे तो लगता था इस मकान में एक से ज्यादा सांप हैं। रात का वक्त था, उस नाक से छेड़छाड़ करना हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता था। खावर को सांप दिखाकर मैं कमरे के अंदर ले आया। वो इस कामयाबी पर बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। इस बात की तस्दीक हो गई है कि इस मकान में सांप हैं, खावर ने कहा। अभी एक सांप नजर आया है, इस मकान में तो लगता है कई सांप हैं, उनको भी तलाश करना होगा, मैंने कहा। हमें इन सांपों को तलाश करने की जरूरत ही नहीं, खावर ने कहा। वो क्यों? सांपों से छेड़छाड़ करना हमारे लिए ठीक नहीं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा तो फिर इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, मैंने कहा। जिसका काम उसी को साजे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे बाबा, ये काम सपेरों का है, वो इनको आसानी से काबू कर सकते हैं। तुम्हारी नज़र में कोई सपेरा है? हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम हम्माद है। वो बहुत अच्छा सपेरा है। वो खतरनाक सांपों को भी आसानी से काबू कर लेता है, जैसे ये कोई बात ही नहीं है। अच्छा तो फिर तुम सुबह ही हम्माद सपेरे को बुला कर ले आना। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सुबह होने पर हम्माद को ले आऊँगा। वो खुद बीन बजाकर इन सांपों को पकड़ लेगा। इन सांपों को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ये सांप मुझे किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुबह के वक्त वादे के मुताबिक खावर अपने दोस्त हम्माद सपेरे को ले आया। उसने अपनी बीन बजानी शुरू की।
اس کی بین بجانے پر ایک ایک کر کے 15 سانپ نکل آئے، جن کو وہ پکڑ پکڑ کر اپنی پٹاری میں ڈالتا رہا۔ جب سانپ آنا بند ہو گئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لگتا ہے ان سانپوں کا پورا خاندان یہاں بسیرا کیے ہوئے ہے، حماد سپیرے نے کہا۔ کیا یہاں اور بھی سانپ ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت جو سانپ یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہاں سے کوئی سانپ اگر گیا ہوا ہے تو اسے میں بعد میں پکڑ لوں گا۔ میں ہر ہفتے آؤں گا اور ایک دن بھین بجایا کروں گا۔ جو بچ گئے ہیں ان کو بھی قابو کر لوں گا، حماد سپیرے نے کہا۔ میں اب رات کو سکون کی نیند سونے لگا تھا۔ میں نے اس مکان میں جو سانپوں کے بل تھے ان کو بند کر دیا تھا۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد مجھے سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں کچھ بدلا بدلا سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ مجھے اچانک سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اسکن میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، داغ سے ابھرنے لگے تھے۔ میں پریشان تھا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا بظاہر تو کوئی بیماری نہیں لگتی، شاید کوئی اسکن کا پرابلم ہے، کسی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھا دیں۔ میں اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے دیکھا اور کچھ دوائیاں لکھ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میرا زیادہ تر دودھ پینے کو دل کرتا تھا، اور اب سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں اگر کبھی آتی تو میرے کانوں کو سکون دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرے ساتھ اگر رہیں گے تو میں سکون میں رہوں گا۔ مجھے اپنی اس تبدیلی کی خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ایک دن میری نظر ایک ناگن پر پڑی اور میں خوفزدہ ہو گیا اور حماد سپیرے کو یاد کرنے لگا کہ بڑے دن ہو گئے اس نے چکر نہیں لگایا۔ کاش وہ جلدی سے چکر لگا لے اور یہ کچھ سانپ جو مجھے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی پکڑ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن میرے سامنے آئی اور پھر ایک لڑکی کا روپ دھارنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو دیکھا، میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اس گھر میں آسیب ہیں اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، اس کا آدھا جسم سانپ کا تھا اور آدھا عورت کا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ شکر کرو فیصل کہ ہم نے تمہیں زندہ چھوڑا ہوا ہے، تم نے ہمارے مسکن پر ڈاکہ ڈالا۔ جب تمہیں سارے محلے والوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر آسیب ہے تو تم کیوں نہیں مان گئے اور یہ گھر کیوں نہیں بیچ دیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعی آسیب زدہ مکان ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ ہر دوسری تیسری چیز کو جنات کا کام ہے، آسیب کا کام ہے، ذرا ذرا بات پہ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید محلے والے مجھے بھی خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو تم نے اپنی بہادری دکھائی اور اب اس کی سزا بھی تم بھگتو گے۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا، میں تو ساری زندگی اکیلے گزاری ہے، کام کر کر کے تھک گیا ہوں، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس گھر پر لگا دی۔ سوچا تھا کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑی دیر آرام کروں گا، مکان کو کرائے پہ چڑھاؤں گا اور کچھ پیسے حاصل کروں گا۔ میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، تم ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ اس عورت نے مسکرا کر کہا، ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے قبیلے میں شامل کر لیں۔ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ خیر تمہیں منظور نہ بھی ہو تو سزا بھی تمہاری اب یہی ہے، تم اب انسان نہیں رہو گے۔ ہم نے جتنے بھی سانپ یہاں موجود ہیں سب نے باری باری آ کر تمہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈس لیا ہے۔ یہ جو تم اپنی اسکن میں تبدیلی دیکھ رہے ہو نا، یہ بلا وجہ کی نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ تم ہمارے قبیلے میں شامل ہونا شروع ہو جاؤ گے اور ایک دن مکمل سانپ بن جاؤ گے۔ میں نے غور سے اپنی اسکن کو دیکھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو مجھے کوئی بیماری لگی ہے۔ ارے پگلے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہم اچھا دھاری سانپ ہیں اور یہ ہمارا مسکن ہے۔ ہم ویسے تو انسانوں کو پسند نہیں کرتے، ان کو مار دیتے ہیں، لیکن تمہارے نہ بیوی تھے نہ بچے، نہ تم شور کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں برا لگا کہ تم ہمارے مسکن میں گھس آئے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں اپنے قبیلے میں شامل کر لیا جائے، پھر تمہاری عمر بھی لمبی ہو جائے گی اور تمہاری تنہائیوں کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اس نے ایک ادا سے مسکرا کر کہا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، میں انسان ہوں، مجھے خدا نے انسان بنایا ہے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ کر نہیں سکتی، کر چکی ہوں۔ اب کچھ ہی دنوں میں تم مکمل طور پر تبدیل ہو جاؤ گے۔ ہاں دن میں تم انسان رہو گے، لیکن رات کو تم ایک سانپ کا روپ دھار لو گے، اور یہ تمہارے ساتھ ساری زندگی ہوگا، جب تک انسان نہیں، جب تک سانپوں کی زندگی رہے گی۔ اور تمہیں میں یہ بتا دوں
کہ सांपों की जिंदगी 100 साल से भी ज्यादा होती है। तुम्हारे लिए तो अभी जिंदगी की समझो शुरुआत है। अब तुम एक नए सफर की तैयारी शुरू कर दो। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं मदद के लिए किसी को बुलाना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद से उस घर का दरवाजा नहीं बजा, कोई नहीं आया। मैं दिन में भी बाहर निकलता था तो किसी को चाहकर भी बुला नहीं पाता था। मेरी जबान से अल्फाज ही अदा नहीं होते थे। मैं जब किसी को ये बताना चाहता था कि रात को मेरे साथ इस घर में क्या सलूक होता है, तो मेरी जबान मेरा साथ ही नहीं देती थी। अक्सर जब मैं बाहर जाता था तो ऐसा लगता था जैसे मेरी याददाश्त ही खो गई है। मैं क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रातों को मेरी स्किन पूरी तब्दील होने लग गई थी। इंतहाई तकलीफ दे अमल था जो रात को मेरी स्किन बदलती थी और मैं इंसान से सांप के रूप में आ जाता था। और फिर उस घर में बेतहाशा सांप थे जो निकलते थे और मेरे इर्द गिर्द घूमते थे जैसे जश्न मना रहे हों। उनके सरदार का कहना था कि एक इंसान को हमने सांप का रूप दिया है। यह हमारा बड़ा ही अनोखा तजुर्बा रहा। क्या ऐसी मखलूक इंसानों पे तजुर्बे भी करती है? मैं बहुत परेशान था, खुदा से मदद मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और फिर एक दिन अचानक मेरी मुलाकात एक बहुत ही बारिश बुजुर्ग से हुई और मैंने उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। पहले तो उनको यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने उनको अपनी स्किन पे कुछ मखसूस दाग दिखाए तो वो मान गए। उनका कहना था कि ये बहुत जल्द तुम्हारे साथ मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें वो घर खरीदना नहीं चाहिए था। तुम्हें जल्द अज जल्द वो घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब इतनी जल्दी तुम वो घर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें अपने वश में पूरी तरह से कर चुके हैं। अब इसका सिर्फ एक इलाज है कि तुम्हें 3 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा, और ये चिल्ला तुम्हें रात में नहीं दिन में करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में जहाँ के लोगों की गुजर बहुत ही कम हो। वहां पर इर्द गिर्द तुम्हें इंसान चरिंद परिंद कोई नजर ना आए। ऐसी सुनसान जगह पे 3 दिन का चिल्ला करना, और 3 दिन के चिल्ले के बाद तुम्हारा ये सांप वाला रूप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उसके बाद तुम कुछ बीमार हो जाओ। अब ये तुम पर मुनहसर है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मैंने उनके हाथ चूम लिए अदब से, उनसे कहा कि शादी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैंने तो सारी जिंदगी अकेले गुजारी है, मुल्क कौम की खिदमत करते गुजारी है। अब मुझे इस आखिरी उम्र में ये दर्द नहीं सहना। मैं सुकून की जिंदगी चाहता था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। खैर, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक मैंने 3 दिन का चिल्ला किया, और तीसरे दिन का जब मैंने चिल्ला किया उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई। मेरी स्किन से भी सारे दाग चले गए थे। हाँ, वो नागिन मुझे जरूर नजर आई। उसका कहना था कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस घर में रहकर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो ये तुम्हारी भूल है। या तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा, या फिर तुम्हें ये इंसानों वाला रूप हमेशा के लिए बदल कर हमारे साथ रहना होगा। उसकी अगली सुबह ही मैंने बहुत मिन्नतें करके मालिक के मकान से आधी रकम वापस ली और आधी उसे दे दी, और वो मकान भी उसके नाम दोबारा कर दिया, और हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गया, जहाँ किराए का मकान लिया और अल्लाह का नाम लेकर उसमें रहने लगा। आज इस बात को 10 साल गुजर गए हैं। अब मैं पहले से भी ज़्यादा ज़ईफ हो गया हूँ, लेकिन आज भी जब उस नागिन की सूरत और बातें मुझे याद आती हैं तो मैं कांप कर रह जाता हूँ।